लेकिन प्रीवियस क्लास में मैंने कोशिश किया कि प्रूफ समझा दूं कि प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप बस सुन लो कि कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, ताकि अगर आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये ट्राइंगल है, फिर से सुनना मेरी बात, ये ट्राइंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर आप ध्यान से देखोगे आर डी शर्मा अगर आपके पास हो तो पेज नंबर 7.4 थ्योरम नंबर 1 अगर आप ओपन करो एनसीईआरटी तो आपको समझ आएगा कि बोर्ड में 6 से 7 बार ये पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। डी और ई इज पैरेलल, यहाँ पे गिवन क्या है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो कि ट्राइंगल की किसी दो साइड को इंटरसेक्ट करती हो और तीसरे लाइन के वो पैरेलल हो। हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी, टू प्रूफ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये बात प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे वो सुन लीजिए। हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। सबसे पहले ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ई एफ, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ई एफ ऑन लाइन ए बी या ऑन लाइन ए डी, दोनों के लिए परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई, छोटा वाला ट्राइंगल, बहुत ध्यान से समझना है। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए डी ई। इसका अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। मुझे बताओ बेस कितना होगा इस केस में, ए डी, और हाइट कितना होगा, ई एफ। हाइट कितना होगा, ई एफ। अब कौन सा ट्राइंगल अब लेना है, ट्राइंगल आपको। हाँ बेटा, सर ऐसे तो डीई भी बेस हो सकता है। डीई बेस हो सकता है। बेस होने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ आप करते हो वो उस पर गिरना चाहिए 90 डिग्री। अगर आप यहां से बनाते, ए से बनाते ऐसे, तब जाके डीई आपका बेस होता। बट इस केस में आपने परपेंडिकुलर कहाँ रखा है, ए डी पे रखा है। जिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ट्राइंगल में, स्केलन ट्राइंगल में या इक्विलेटरल ट्राइंगल में, स्केलन ट्राइंगल में या इक्विलेटरल ट्राइंगल में, जस्ट जिस तरफ जिस पे आप 90 डिग्री कराते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, या कह सकते हो हाइट ड्रॉ करते हो या एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, वो वाला साइड आपका बेस हो जाता है। इस केस में ये बेस है। अगर आप इधर से ड्रॉ करते हैं ऐसे तो ये वाला बेस हो जाता है। अगर आप इधर से ऐसे ड्रॉ करते हैं इस पे 90 डिग्री तो ये बेस हो जाता है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। बहुत बढ़िया, ये बेसिक था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम ट्राइंगल, अब इस बार देखेंगे ट्राइंगल बी डी ई, इसका भी हमें एरिया चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, इसका भी होगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना इस ट्राइंगल को। इसमें जो बेस होगा, इसमें ये जो ऑरेंज कलर का ट्राइंगल है, इस ऑरेंज कलर का ट्राइंगल का बेस होगा डीबी और हाइट इसके लिए भी ई एफ होगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हो सर ये नहीं पता था हमें, हम बताते हैं। अगर आपका ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, इफ यू ट्राइंगल ड्रॉ लाइक दिस, इस तरह का, तो आप अगर इसको एक्सटेंड कर दो, इसके लाइन को, बेस लाइन को, ये ट्राइंगल है ए बी सी, अगर आप बी से एक 90 डिग्री गिराते हो, एक्सटेंडेड लाइन है जो एक्सटेंडेड मान लो जा रहा है डी तक, ये जो लाइन गिरा है मान लेते हैं ई, बी ई जो है ये आपका हाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। इट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल और बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल। इस केस में फिर से हम इस बार भी हाइट हम इसी को लेंगे, दोनों बार हाइट इसी को ले रहे हैं, दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल ही हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है आपको? अगर दोनों को डिवाइड कर दूं, इसको उसको काट दिया और ई एफ को ई एफ काट दिया, तो मुझे क्या मिला, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये मिला बेटा ए डी अपॉन डी बी। क्या मिला, ए डी अपॉन डी बी। क्या मिला, फिर से बता रहा हूं मैं, क्या मिला, ए डी अपॉन डी बी। एरिया ऑफ ए डी बी है, ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी, अच्छा ये ऊपर वाला ई है ना, ये तो ई है, ऊपर वाला क्या है, ए डी ई, और नीचे वाला है डी बी डी ई, बी डी ई। ठीक है,
ये आप बॉक्स बना के लिख लिया आपने, ठीक है, ये आपने बॉक्स बना के लिख लिया। बट ठीक है, अब आ जाइए सिमिलरली जैसा प्रोसेस मैंने परफॉर्म किया, अब दूसरी तरफ परफॉर्म करेंगे। फिर से यही ट्राइंगल चाहिए मुझे, ट्राइंगल यही लगेगा, ट्राइंगल को मुझे नहीं यही चाहिए मेरे को नया, इसी पे ही सारा काम करना है। अरे यार कॉपी नीचे आ जाने दो, नीचे यहाँ आने दो, पेस्ट आ जाओ, ये तो कुछ, हाँ एनीवे इसको आप भूल जाओ, इधर नहीं देखना, ये तो मिटेगा भी नहीं, इसको मत देखना इधर, इधर देखो। अब फिर से आपको ट्राइंगल ये लेना है, बट इस बार हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इधर से, डी से ए ई के तरफ, ये वाला परपेंडिकुलर भूल जाओ। एक काम करो ना बच्चों, आप कंफ्यूज मत हो, एक काम करो नया डायग्राम बना, हटा इसको, बार बार कंफ्यूज करेगा, एक नया डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मतलब वही रहेगा, ट्राइंगल वही है हमारा, बस कंफ्यूजन ना हो। ए बी सी, यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना डी ई, इस बार डी ई, हाँ इस बार मैं यहां से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं डी जी, इस बार मैंने ए ई के ऊपर ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए ई। अब मुझे पूछूंगा तो बताना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इस बार बेस कितना हो जाएगा अभी का, ए ई, पर ए, और हाइट क्या हो जाएगा डी जी, ठीक है। नाउ अगेन आई एम ज्वाइनिंग दिस ट्राइंगल डी सी, ज्वाइन डी सी, ज्वाइन डी सी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, इसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट होगा। इसमें बताओ बेस क्या होगा, ई सी, और हाइट डी जी, हाइट वही रहेगा। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, ये कट गया इससे, डी जी कट गया, आपके पास एक और आ गया रिलेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये आ गया आपका ए ई अपॉन ई सी। अगर आप जो प्रूफ करना था, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो दोनों बातें मिल गई, बट अलग अलग मिली, अलग अलग मिली। ये भी मिल चुका है आपको ये भी मिल चुका है और ये भी मिल चुका है, बट इक्वल साइन नहीं मिला है ना। देखो ये मिला कि नहीं मिला, ए डी डी बी मिला, देख लो मिला ना, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरह से मुझे राइट हैंड साइड वाली भी मिल चुकी है, ए ई अपॉन ई सी भी मिल चुकी है, बट दोनों इक्वल है। ये बात अभी तक हम नहीं बोल पाए, बात समझ रहे, ये बात अभी तक हम प्रूफ नहीं कर पाए। हाँ रेशियो मिल चुका है, साइड का रेशियो मिल चुका। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, इक्वल। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा ध्यान से सुनना, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है डी ई किसके, बी सी के। ठीक है, अगर आप इसको मैं फिर से बनाऊं, मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वाला थ्योरम ऐसा आप दिमाग में बैठा लो कि कभी भी आपसे कोई पूछे तो, नींद में भी पूछे तो आप बता देना। इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस इसी पे मेहनत भी करूंगा, किसी पे नहीं करूंगा। डी ई, मुझे एक बात बताओ, डी ई जो है ये पैरेलल है बी सी के, पक्का, ये तो गिवन है ना, ये तो सवाल में दिया हुआ है। और दो ट्राइंगल आपने बनाए थे सर, एक बनाए थे आपने बी ई को जोड़ के, एक ट्राइंगल आपने बी ई डी बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था। और एक ट्राइंगल सर आपने बनाया है, एक ट्राइंगल आपने बनाया था डी ई सी, बनाया कि नहीं बनाया, याद देखो, दो ट्राइंगल बना था, दो ट्राइंगल बने थे, ग्रीन वाला और एक पर्पल वाला बना था ना, दो बार बनाया ना ट्राइंगल तो मैंने, देखो एक बार इस केस में और एक बार इस केस में, है ना। एक बार देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, और एक बार ये वाला ट्राइंगल,
और मुझे एक बात बताओ, अगर आपको हल्का सा रिवीजन बेसिक पता हो क्लास 9 की, अगर सेम बेस पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो क्या उनका एरिया इक्वल होता है? ट्राइंगल बी डी एफ एंड ट्राइंगल बी डी एफ हो गया सी डी ई, ये दोनों ही ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, वो भी सेम बेस के साथ। कैसे बन रहे हैं? ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इनके सेम बेस के साथ ट्राइंगल बन, याद आ रहा है? अगर आप सेम बेस के साथ दो ट्राइंगल बनाते हैं, अगर आप सेम बेस के साथ दो ट्राइंगल बनाते हैं तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। नहीं आदत मैं बता दे रहा हूं, अगर दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के सेम बेस के साथ अगर बनाते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट होता है कि इनका एरिया बराबर होगा, इनका एरिया बराबर होगा। When two triangles are formed between parallel line with same base, their area should be equal. लिख लो, when two triangles form between parallel line on same base, their area should be equal. ये थ्योरम है क्लास 9 का, क्लास 9 या 8th में था, मुझे एग्जैक्ट क्लास नहीं पता, बट हाँ 8th या 9th का था। अब इसकी मदद, अगर एरिया इक्वल है तो मुझे बात बताओ, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो आपको लोग को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। कर सकता हूं ना, ये तो मेरे हाथ में है, 1 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत? अभी देखो मैजिक होने वाला है। अगर मैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, एरिया ऑफ छोटकू सा ट्राइंगल मतलब एडीई, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी क्या आपको दिक्कत होगी? नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीएफ शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है आपको? कुछ भी ना समझ आए तो पूछना। अगेन इसका प्रूफ पेपर में नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट पेपर में है, और किस तरह से है वो हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू ही देख पाएंगे। एक बात बताओ, अगर आपने नोट डाउन किया हो, अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू बता दो बस, ये ग्रीन वाले की, ADE अपॉन BDF। ADE, वेयर इज ADE? ADE और ये F है ना, जो भी F है ना, ये क्या आया इसकी वैल्यू? अच्छा यहाँ पे क्या, एक सेकंड थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो, ये बेटा F है, ठीक है, ये F ट्राइंगल F है, ये भी F है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल था ना, याद रखिएगा ये। नहीं सॉरी F क्यों होगा? सही है, हाँ सही लिखा है मैंने, ट्राइंगल तो सही लिखा, BDE इसमें क्या है नीचे, BDE, ये भी E है, ये BDE है, ये BDE है, हाँ सही लिखा था बेटा, ट्राइंगल सही। क्या इसकी वैल्यू AD अपॉन DB है? यही है ना? क्या इसकी वैल्यू AD अपॉन DB है? ये E है बेटा, ठीक है, ये बार बार कंफ्यूजन हो रहा था, ये E है, ठीक है, ये E है, ये भी E है। इसकी वैल्यू क्या है? यही है ना? तो मैं अगर यहाँ पे रख दूं कोई दिक्कत? यहाँ पे जहां पे मैंने ग्रीन वाला AD अपॉन BD, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, देखो यहाँ पे ई कॉमन है, यानी यही दो साइड होगा ट्राइंगल का। देखो ई कॉमन है ना यहाँ पे, यानी यही दो साइड है। इधर भी देख लो क्या क्या कॉमन है, डी कॉमन है, डी कॉमन है, ई कॉमन है, ए कॉमन है। क्या बन रहा है वैसे? हाँ ए ई बन रहा है ना, ए ई अपॉन ई सी, यही है ना। इस वाले की वैल्यू देखो यहाँ पे है, अगर आप नोट डाउन किए होगे तो यही है ना, बोलो ए ई अपॉन ई सी, यही है, बोलो ए डी ई अपॉन डी ई सी। तो अगर हम यहाँ पे रख दिया तो हमें मिल गया हमारा जो प्रूफ था, दिस इज योर प्रूफ। मैं फिर से यहीं पे छोटा सा ट्राइंगल बना देता हूँ समझने के लिए, ये क्या जो प्रूफ हुआ है। ये प्रूफ बच्चों को नहीं समझ आता वन बार में, इसलिए मैं पहले से ही तैयार हूँ, इसलिए कई बार बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। ये है डी
ई ए डी अपॉन डी बी, छोटा वाला साइड, ये छोटा वाला साइड और ये वाला छोटा वाला साइड, इसका रेशियो ए ई अपॉन ई सी के बराबर होता है। बात याद रखेंगे ना, ये बात इसी का यूज है आपके लिए। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी एक फॉर्मूले से 3-4 फॉर्मूले और बनते हैं, कैसे देखो आप खुद बताना। एक बात बताओ, अगर ए डी अपॉन डी बी, इसमें नीचे यहाँ पे 1 ऐड कर दूं, ऐसे ही ए ई अपॉन ई सी यहाँ पे 1 ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? ए डी अपॉन बी डी और इधर क्या हो जाएगा? ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ये बनेगा ना, बोलो हाँ या ना। और ए डी प्लस बी डी क्या है? ए डी अपॉन बी डी, और ए ई प्लस ई सी क्या है? ए सी अपॉन ई सी। बहुत ध्यान से देखिए इसको, कोई जल्दी नहीं है, समझिए क्या कहना चाह रहा हूं पूरा, बहुत ध्यान से। एक फॉर्मूला ये बना, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला को अगर हम सफल कर दें, मतलब सफल का मतलब न्यूमेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर दे, तो 2 और बन जाएंगे, तो टोटल 4 फॉर्मूले हो जाएंगे। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसी फॉर्मूले को यहां पे लिख रहा हूं सफल करके, तो क्या हम लिख सकता हूं? बी डी अपॉन ए डी और ई सी अपॉन ए ई लिख सकता हूं। बताओ, केवल मैंने सफल कर दिया है ना, रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये तीसरा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। सब एक ही से बना है। दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला, दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। और इसी को फिर से सफल कर दूं मैं, इस वाले को, तो बी डी ऊपर चला जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा, ई सी ऊपर चला जाएगा और ए सी नीचे आ जाएगा। दिस इज योर फोर्थ फॉर्मूला। अब अविका ये बताओ मुझे एक सवाल, टीचर ने बीपीटी थ्योरम क्लास में प्रूफ कराया था? सर प्रूफ नहीं आ रहे, नहीं इतना कुछ डिटेल में नहीं कराया था। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा इसका कैसे यूज होगा, देखना। टीचर अपना ना काम बचाना चाहता है, उनको पता है बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्यों टेंशन लेना, हटा दो इसको। हाँ बेटा। सर ये जो फर्स्ट फॉर्मूला निकाला है, इसमें न्यूमरेटर में ए डी दोनों जगह पे है, तो नीचे ए डी एक सेकंड, न्यू में फर्स्ट वाले में ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। हाँ, क्या कहना चाह रही है? इसके जो ऊपर वाला स्टेप है, इसमें मतलब न्यूमरेटर दोनों जगह ए डी और ए डी है, तो वो नीचे ए डी और ए ई कैसे आया? इस वाले सवाल में अगर मैं भूल, कौन से स्टेप मतलब में? यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला 1 है, इसमें हाँ, ए डी है, इसके ऊपर वाले स्टेप में ये ये तो मैंने बस समझाने के लिए बोला। ये तो ट्राइंगल है पूरा ना, ये पूरा ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, और इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। किस स्टेप में निकाले हैं? इसकी जो वैल्यू है ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, वो यहाँ निकाले। देखो कहाँ गया, यहाँ निकाले। ये आई एम यूजिंग दिस वैल्यू, वहां पुट कर दिया मैंने। इस वाली वैल्यू को मैंने वहां ले जाके पुट किया है, डी, समझी? ऐसे ही सिमिलरली इस साइड वाले, इस वाले हिस्से को, ये जो हिस्सा है ये ए डी, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, इसकी भी वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो मैं गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ आया, ए ई इस वाले हिस्से पे आया, और यहां से ले जाके वहां पुट कर दिया। समझ रहे हैं? दोनों का रेशियो हम पहले निकाल चुके थे, उसी रेशियो को जस्ट हमें यहाँ प्रूफ पुट करना था। जब मैंने पुट किया तब जाके ये फॉर्मूला बन गया है, ये वाला। और ये मेरा प्राइमरी फॉर्मूला, पहला वाला, इसी से सारे बनेंगे। अगर पहला नहीं बनेगा तो बाकी 4 नहीं बनेंगे, ठीक है? अगर पहला फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो बाकी 4 भी नहीं बनेगा। तो पहला प्राइमरी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से मैंने ये वाला भी डिराइव किया, इसी से मैंने ये वाला भी डिराइव किया, और इसी से मैंने ये वाला भी डिराइव किया। तो सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही हैं, अगर आप देखो तो ध्यान से। अगर कुछ खास नहीं किया, रेसिप्रोकल किया, चेंज किया बस।
अगर आपको बिल्कुल प्रूफ नहीं समझ आया, आपको समझना भी नहीं है, आपको क्या समझना है मैं फिर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, समझ लो। आप एकदम फ्रेश पेज लो, एकदम फ्रेश पेज लो, और उसमें बीपीटी लिखो, बीपीटी या थाल्स थ्योरम। बीपीटी का फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें क्वेश्चन है कुछ, आपको ट्रायंगल याद रखना है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, कोई पॉइंट यहाँ पे डी है और कोई पॉइंट यहाँ पे ई है, सच दैट जब आप डी ई पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो तो वो पैरेलल हो जाती है किसके, बी सी की। बस अगर ऐसा हो रहा है तो ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, पहली बात। दूसरी बात, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी होगा। तीसरी बात आप इसको सफल कर सकते हो जैसा मर्जी, वैसे आप छोटा, आप चाहो इसको ऐसे कर लो, डी बी अपॉन ए डी, फर्स्ट से जा रहा हूं मैं तीसरे वाले पे, ई सी अपॉन ए ई, ये भी सही बात है। चौथी जा रहा हूं मैं सेकंड वाले से, इसको भी सफल कर दो, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। इतना याद रखना है बस बीपीटी से, या इतना याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सवाल कैसे आएंगे मैं बताऊं, बहुत आसान सवाल देता हूं मैं, आपके एनसीईआरटी में भी है और वैसे भी देता हूं सवाल। एक बढ़िया सवाल मुझे कहीं से मिल जाता तो मैं आपको दे देता, एक सेकंड बस दीजिए मुझे। हाँ, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, एक क्वेश्चन मिला है मेरे को बहुत अच्छा सा, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। एक बार स्क्रीन दिखा दो ऊपर। बिल्कुल बेटा लिख लीजिए, आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ही बस। पीछे का क्यों बताया, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। अभी आप देखोगे, देखो पेपर में प्रूफ नहीं आएगा ये तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं आएगा ये नहीं कह रहा हूँ, उसका किस तरह से इम्प्लीमेंट करके आएगा, किस तरह से अप्लाइड पार्ट आ सकता है, किस तरह से उसके एप्लीकेशन पार्ट आ सकते हैं, वो तो हमें क्वेश्चन देख के ही समझ आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चंस को करना ही पड़ेगा। अगर आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्रूफ इनडायरेक्ट वे में यूज होता है कहीं ना कहीं, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में ऐसा लिखा है कि प्रूफ नहीं आएगा, बट ऐसा लिखा है, आप सिलेबस पढ़ो ध्यान से, इसमें लिखा है मोटिव का मतलब क्या है, उसकी समझ आनी चाहिए। अभी सिलेबस मेरे से डिलीट हो गया है, तो सारा सब कुछ डिलीट हो गया, मैं दिखा देता आपको उस पर पूरा ओपन करके, उस पर लिखा क्या एग्जैक्ट, तो पढ़ना तो पड़ेगा हमें, नो हाउ एनी हाउ। देखिए बच्चों, सवाल क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, नोट डाउन हो गया बेटा। एक छोटा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, ये ट्रायंगल दिया ए बी सी और यहां से एक लाइन दे दी गई डी ई। आपको प्रॉब्लम में दिया है ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ए ई जो है वो है आपका 8 सेंटीमीटर, डी बी ये है आपका x-4 और ई सी ये है आपका 3x-19। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आसान सवाल है, ये माइनस में याद रखना है 3x-19 दिखना। अरे यार कुछ भी बोलता रहता है, 3x-19। तो बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी बताया, सर आपने अभी बताया कि AD अपॉन DB होता है और AE अपॉन EC होता है, ये बताया सर आपने। AD की जगह 4 रख दीजिए, DB की जगह x-4 रख दीजिए, AE की जगह 8 रख दीजिए और इसकी जगह, अब अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ इसी तरह से हमने पहले भी लीनियर इक्वेशन या किसी न किसी चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है। x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस कर दीजिए इधर, तो हो जाएगा 4 3x-19 और इधर जाएगा 8 इंटू x-4। करिए चलिए, आज काफी लोग नहीं आए पता है, सबके पेपर थे, हमने कहा चलो कोई बात नहीं पढ़ लो। पहले तो मैं सोचा था डाउट ही क्लास लूंगा सारे चैप्टर का, तो मैसेज भी डाला था मैंने, जिन कल साइंस का पेपर है ना उन बच्चों का, सुमायरा और उसका सानवी का, लेकिन उनको डाउट ही नहीं है, सब आता है बच्चों को। नहीं डाउट है, वो बोले बाद में बताएंगे, शाम को डाउट भेज देंगे। मैंने कहा ठीक है शाम को लेना डाउट क्लास, पढ़ लो दिन भर।
बताओ बेटा, x की वैल्यू बताओ, सिंपल सी। इनको कब देख लिया हम तो। पहले नौटंकी कर रही थी, ये दिखा रहे थे कि हमें इतना इम्पोर्टेंट। 11 क्या कितना बेटा? 11 11। बिल्कुल सही है। ये आपको आ सकता है इजी सवालों में से, बहुत आसान सवाल अगर आना होगा तो ये आएगा। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, बोर्ड में आया हुआ है 2006 में। मैं आपको स्क्रीन से अटैच कर देता हूँ, लिखूँ इतने टाइम चलेगा। जस्ट अटैच दिस क्वेश्चन। ये आपके आसान क्वेश्चन कुछ बनते हैं, लाइक अगर आपके पास भी है तो आप देख सकते हैं बुक में, सेम क्वेश्चन इस पे आइए। क्वेश्चन नंबर ये जो भी है दिख नहीं रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 12 पार्ट है ये। इसमें एडी दिया है, एई दिया है, बीडी दिया है, सीई दिया है, फिर से एक्स पूछा है। देखो 2002 में आया है। तो ये बीपीटी का आसान फॉर्म है, बीपीटी का आसान फॉर्म है, करके देख लो, हो जाएगा। बना लो ट्राइंगल, करो ये वाला करो। इवन यू कैन डू दिस वन ऑल्सो, 13 पार्ट। दोनों क्वेश्चन कर लो, ये वाला भी और ये वाला भी। इसका चार्जर उस बैग में है, देना तो। इसमें खजाना है, सोना अकबर। तो इस तरह का सवाल आएगा तो अभी क्या कर लोगे बेटा? यस सर, कर रहा हूँ। ये आसान है, हाँ कर लो, फिर बताना, फिर मैं आगे कॉन्सेप्ट बता दूँ। सर 12th क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा ना, एडी वाला? फर्स्ट ही लगे, सब फर्स्ट। अगर आप ट्राइंगल बनाते हैं इस तरह से, इफ यू ड्रॉ ट्राइंगल लाइक ए बी सी एंड दिस इज योर डी ई, तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। ए डी दिया कितना? 4x माइनस 3, एंड ए ई इज गिवन 8x माइनस 7, एंड बी डी इज गिवन 3x माइनस 1, एंड ई सी इज गिवन 5x माइनस 3। तो आपका इक्वेशन बनेगा 4x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1, 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3, ये बनेगा। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। बताओ, यही होगा ना इस ट्राइंगल के हिसाब से, ठीक है। तो AD की वैल्यू है कितनी? 4x माइनस 3, और DB, वेट इज DB? DB मतलब ये, दैट इज 3x माइनस 1, ठीक है, दैट इज 3x माइनस 1। इसको मिटा दो, 3x माइनस 1। एंड व्हाट इज AE? दैट इज 8x माइनस 7। एंड व्हाट इज EC? दैट इज 5x माइनस 3। यही है ना बेटा? नाउ टेक अ सिंप्लीफिकेशन, 4x माइनस 3 into 5x minus 3 is equal to 8x minus 7 into 3x minus 1, है ना। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 5 जा 20 x स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 12x, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। क्या यहाँ तक आया था ये इस वाले का पूरे का कैलकुलेशन? इधर आ जाओ। सर नहीं, मैंने x स्क्वायर नहीं लिया, x ले लिया। अरे मेरे भाई, x इंटू एक्स पता क्या होता है? x स्क्वायर होता है। सर वो गलत, MCQ में यही गलतियों का देखना तो।
है ना। ऐसे अगर 8 से करेंगे, 8 3 ज़ा 24x², ठीक है, ये 8x, ये हो जाएगा -21x +7 अब क्या करें, x² सबको एक तरफ ले आओ, तो 20x² -24x² -12x +8x -15x +21x +9x -7, सबको मैंने एक तरफ लाया, सिंप्लीफाई करना था ना, सब चीज़ को एक तरफ लाया। तो 20 में से 24 जाएगा तो -4x², 12 में से 8 गया तो -4x, और ये हो जाएगा 6x होगा ना, 6x से तो होगा, है ना, 6x इसका। आप यहीं पे कर सकते थे इसको सिंप्लीफाई, फिर लाते तो वो भी सही रहता। +2, गलत होने चांसेस कम होते, इधर ही कर लेते सिंप्लीफाई फिर लाते, मैंने वो नहीं किया स्टेप, कोई बात नहीं, देखते कहीं यहाँ गलत ना हो। तो ये हो जाएगा आपका -4x² -4x² +2x +2 = 0। मेरे को माइनस से बड़ी नफरत है, तो क्यों ना -2 कॉमन ले लें, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 2x² -2x -2 = 0। कोई दिक्कत? तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया 2x² -2x, ये 1 होगा बेटा, 2 लिया ना बाहर तो ये भी तो 1 होगा, ये भी तो 1 होगा, 2 लिया ना बाहर बेटा, ये हो जाएगा x +1, तो यहाँ पे भी माइनस में, इधर हो जाएगा -1x और -1। अब एक बात बताओ, यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, ये लग तो रहा है। तो यहाँ से हम ले लें 2 कॉमन, 2x कॉमन ले लें तो x -1, और यहाँ से +1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x -1 = 0। तो 2x +1 आएगा एक, और एक आएगा x -1। हाँ बेटा, इसका जो है कुछ और आ रहा है आंसर, x की वैल्यू -1/2 आ गई और x की वैल्यू +1 आई, तो इसमें कुछ ऐसा है। हाँ, -1 माइनस वैल्यू हटा दें, केवल पॉजिटिव वैल्यू ले लें तो आ जाएगा 1। वैसे आप दोनों लिखा सकते हो, अब ऑप्शन में देखना क्या होगा। अगर +1 है तो 2 नहीं है बेटा, इसका आंसर है +1, ठीक है। अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया है तो +1 आंसर है इसका। समझे कैसा होगा? मेन काम है, सारा काम है सिंप्लीफिकेशन का। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन सही है यहाँ पे तो सही है, अगर कहीं पे सिंप्लीफिकेशन गलत होगा तभी होगा। बाकी स्टेप तो समझ आया ना क्या करना है, स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, स्टेप तो समझ आ गया था ना। रेशियो ये गिवन था, ये गिवन था इतना, ट्राइंगल में फॉर्मूला हमारे पास पता है, बस हमने वैल्यू पुट की, उसके बाद का काम क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद का काम बहुत आसान है। चलो अच्छा, एक बात और बताना था मेरे को, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी पॉइंट से कर रहे हो ड्रॉ, तो अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है पैरेलल, तब सेम रेशियो, उसका कन्वर्स भी सही होता है। कन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, अगर मान लो ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, अभी मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं किया है, बस ये कह रहा हूं मैं कि AD/DB = AE/EC। तो कहता है कन्वर्स थ्योरम कि अगर आप इसको ज्वाइन कर दो, देयरफॉर DE शुड बी पैरेलल टू BC। इसको कहते हैं कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब समझते हैं, उसका जस्ट उल्टा, मतलब उल्टा मतलब अगर ये सही है, कहते हैं ना राम श्याम का दोस्त है तो श्याम राम का दोस्त है ना, इसको कहते हैं कन्वर्स। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक क्यों अविका बेटा, यहां तक सही है? यस। अब कुछ प्रॉपर्टीज है बीपीटी के, वो जानना है। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बीपीटी, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बीपीटी। पहला, या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह लो या इंपॉर्टेंट थ्योरम कह लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कह सकते हो, जो आपको समझ आए। पहला फैक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल है ABC, इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, उसके बाद में समझाता हूं। लिखा है कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ one side of a triangle
of a triangle parallel to another side, parallel to another side, bisect the थर्ड साइड। समझिए मेरी बात। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है डी, ये डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एपी, मतलब एडी इज इक्वल टू डीबी। अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो जो कि यहां पे कट रही है ई पे, आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया डी ई विच इज पैरेलल टू बी सी, देन देयरफॉर ए इज इक्वल टू ई सी होगा और ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ई इज ऑल्सो। ये बहुत बच्चों जैसा सवाल है सर, ये तो पता ही था हमको, मुझे पता था, बट फिर भी मैंने बता दिया। कैसे आएगा ये बता देता हूँ। अगेन आप बताओ, अगर ये पैरेलल होता या नहीं भी होता, तो अगर ये मिड पॉइंट है, ये क्या कुछ इस तरह से लिख सकते थे? अब बोलो। और आपको पता है अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दोनों बराबर हैं, तो अगर ये दोनों बराबर तो डीबी की जगह एडी लिख दूं, कोई दिक्कत है आपको? नहीं होना चाहिए। ये कट के क्या आ गया? 1, तो यानी ए ई अपॉन ई सी क्या आ गया? 1। तो देयर सिंप्लाइज दैट ए ई इज इक्वल टू ई सी। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स। अगर ये तो ट्रायंगल केस हो गया, अगर ट्रापेजियम बने तो उसके लिए भी एक थ्योरम है, या उसके लिए भी एक कह सकते हो कॉन्सेप्ट है। थ्योरम बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि आप फिर थ्योरम से डर जाते हो, कैसा थ्योरम का प्रूफ नहीं आ रहा, बार बार थ्योरम बोल रहे हो। तो मैं फैक्ट बोलूंगा, थ्योरम नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसको फैक्ट को तो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि अगर आपके पास ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा? जिसकी दो साइड क्या होती है? पैरेलल होती है, और दो साइड क्या होती है? नॉन पैरेलल होती है। ये जो इस बार सीबीएसई ने हम लोग के साथ मजाक किया ना एमसीक्यू करके, तो बहुत सा होता क्या कि बच्चे सुनना ही नहीं चाहते टीचर की बात। अरे सर एमसीक्यू आप क्या क्या पढ़ा रहे हो? उनको नहीं पता कि जब वो एमसीक्यू देखेंगे तो ये सब भी जरूरत है, क्योंकि आप सिलेबस को उन्होंने बस लिख दिया है मोटिव एंड डिलीटेड, दो चीज लिखा है। मोटिव का मतलब क्या है? फिर अगर आप बच्चे को समझा नहीं, बिना प्रूफ के समझा सकते हो, तो प्रूफ बताना है, पेपर में नहीं आएगा। वो मैं मान रहा हूँ, मैं ये मान सकता हूँ कि पेपर में नहीं आएगा। देखो ये एक ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम में डायगोनल है क्या? ए सी और बी डी। फिर यहाँ पे प्रूफ नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो, अगर ट्रेपेजियम